तो कि हमारे पास भी कुछ पोलैंड एंड क्रोएशिया की वैकेंसी है, तो जिन लोगों को कांटेक्ट करना है वो अब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, इमरान क्रिश्चियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी की फोटोज आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं शादी वगैरह के काम में बिजी था कि मैं ग्राउंड लेवल पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, ना कि ऑनलाइन वर्क, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्रोएशिया और पोलैंड की फाइलें, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल है कि वर्क परमिट जब आप लोगों का आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। वीडियो को कंटिन्यू देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले गाइस, जैसे ही आप लोगों का वर्क परमिट के साथ पूरा सेट आ जाता है, यानी कि गारंटी लेटर, एकोमोडेशन लेटर और आप लोगों का जो वर्क परमिट वहां से आता है, पूरा एक कंप्लीट सेट आता है जो कि बाय कोरियर आता है। वो आप लोगों को रिसीव होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। यानी कि या तो आप लोगों को एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होगी या आप लोगों को वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि दुबई, सऊदी अरब या कतर, कहीं और कंट्री में है, तो उन्हें डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है ड्रॉ सिस्टम की वजह से, जैसे कि वहां ड्रॉ सिस्टम चलता है। लेकिन अगर आप लोग इंडिया में है या फिर आप लोग नेपाली हैं या बांग्लादेशी हैं, तो आप लोगों को इंडिया की अपॉइंटमेंट लेनी होगी वीएफएस ग्लोबल की, क्योंकि वीएफएस ग्लोबल ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों की फाइल को आगे एम्बेसी को देता है। तो सबसे पहले आप लोग अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत सारी वीडियोस बने हुए हैं कि कैसे आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी है, उससे रिलेटेड आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। तो गाइस, सेकंड स्टेप में यहाँ पे आता है आप लोगों को एक बढ़िया सा इंप्रेशन देने वाला एक कवर लेटर बनाना होता है। एक अच्छा इंप्रेशन पैदा करे जो कि वीजा ऑफिसर के सामने और आप लोगों को वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो। इसके बाद थर्ड स्टेप में आता है कि आप लोगों को एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा, जो कि पूरा 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। आप लोगों को जिस दिन से आप लोग अपनी फ्लाइट की डेट रखते हैं, उसी दिन से आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होता है। तो जो लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दुबई, सऊदी अरब, कतर, या वो लोग कहीं से भी अप्लाई करते हैं, तो उन्हें उसी कंट्री का, कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा। और जो लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं या नेपाल, बांग्लादेश वाले लोग इंडिया से आकर अप्लाई करते हैं, तो उन्हें यहाँ की इंडियन कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर लगाना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोग 1 ईयर का ही लगाएं। देखिए, 365 डेज पूरे कंप्लीट होने चाहिए, वरना आपकी वीजा रिजेक्शन आ सकता है ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक डमी टिकट लगानी है। डमी टिकट आप लोग जाने और आने दोनों की लगाएं। तो डमी टिकट कैसे लगानी, उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डमी टिकट से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एजेंट दे दूंगा। ट्रैवल इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आप लोगों को एक एजेंट दे दूंगा जो ये सब काम आप लोगों का करके दे देगा। डमी टिकट आप लोगों को पोलैंड जाने और पोलैंड से वीजा खत्म होकर वापस आने तक की आप लोग दिखा सकते हैं। यानी कि वन साइड की आप लोग डमी टिकट ना दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। दोनों साइड की आप लोग डमी टिकट दिखाएं कि आप लोग जाने भी वाले हैं और वापस आने भी वाले हैं 1 साल बाद काम करके। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा। इसमें आप लोगों का फायदा है कि आप लोग रिटर्न की भी डमी टिकट दिखाते हैं, तो इससे वीजा ऑफिसर को लगता है कि 1 साल बाद जब आपका वीजा खत्म होगा तो आप लोग वापस आ जाएंगे। तो जिस दिन आप लोगों का एम्बेसी में अपॉइंटमेंट रहता है, उस दिन से 15 to 16 डेज बाद की आप लोग डमी टिकट दिखा सकते हैं। और जो रिटर्न वाली डमी टिकट होगी वो वीजा की डेट से आप लोग 1 ईयर बाद की आप लोग दिखा सकते हैं। डमी टिकट ऐसी होना चाहिए जिसमें कि 14 से 15 डेज का पीएनआर कंफर्म शो होना चाहिए। आप लोगों का नाम उस फ्लाइट टिकट में सीट होल्ड आप लोगों की शो होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्बेसी इसको चेक करेगी कि आप लोगों के नाम पे रिजर्वेशन है या नहीं है। इसके बाद गाइस, एक वीजा फॉर्म फिलअप करना होगा। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इजी है फिलअप करने से लेकर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ जिसमें 1 2 3 4 से लेकर कुछ पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों को भरना होता है। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी मैं एक एजेंट आप लोगों को दे दूंगा जो कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए भर देगा। इसके बाद गाइस, लोग अपना एक सीवी लगाएं। देखिए, ये ऑप्शनल चीज होती है, ये आप लोग लगाएंगे तो भी अच्छी चीज है, अगर नहीं लगाएंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप लोग अपना सीवी लगा लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज होती है। एम्बेसी के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप लोग ने क्या क्या काम किए, पिछला आप लोगों का क्या हिस्ट्री रही है वर्क की, तो इससे वो लोग चेक कर लेते हैं। तो आप लोग, मैं तो कहता हूं कि अपना सीवी जरूर से लगाएं। और हाँ, जो लोग फ्रेशर हैं, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग अपना सीवी ना ही लगाएं तो बेटर है। तो सीवी के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। वहां से जाके अपना सीवी वैसा प्रिपेयर करके एम्बेसी में लगा सकते हैं। तो मैं उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा यहाँ पे, सीवी से रिलेटेड, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप लोगों के पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस लेटर है तो आप लोग वर्क एक्सपीरियंस लेटर जरूर से एम्बेसी पे लगाएं।
इसकी कॉपी आप लोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसको अटेस्टेड करवा के या पोस्टाइल करवा के लगा सकते हैं। देखिए वर्क एक्सपीरियंस लेटर मैं कहूंगा जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वही लोग एक्सपीरियंस लेटर लगाएं, और कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर बनाकर बिल्कुल भी ना लगाएं। जो भी एक्सपीरियंस लेटर आप लगा रहे हैं उसमें जिस भी कंपनी का नाम और नंबर है, याद रखें एम्बेसी उन्हें कॉल करके पूछ सकती है कि क्या आप लोग वहां पर काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। वो सारे एक्सपर्ट आप लोगों के बारे में पता कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि कोई भी फेक लेटर ना लगाएं। और फ्रेशर लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस लेटर ना ही होगा, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी फेक लेटर ना लगाएं। देखिए एक्सपीरियंस लेटर भी ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता कि आप लोग लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी का। अगर आप लोगों के पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एसपी ऑफिस वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट ऑफिस वाला है तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप लोग लगाएंगे तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये ऑप्शनल चीज है, अगर आप लोगों के पास है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप अप्लाई करके कुछ दिन वेट करके लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस बैंक की स्टेटमेंट लगाने का। तो देखिए अगर आप लोगों के पास बैंक की स्टेटमेंट है तो बैंक की स्टेटमेंट आप लगाइए। 3 से 6 मंथ की आप लोग बैंक की स्टेटमेंट दिखाइए। बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप लोग देखिए। याद से वैसी ही बैंक की स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट की वजह से भी वीजा के रिजेक्शन आते हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो ये जो 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है, वो उसी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। आप लोग अपनी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि दुबई में या सऊदी अरब में, कतर में, कहीं पे भी हैं, तो आपको उसी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट, उसी कंट्री के बैंक की स्टेटमेंट आप लोगों को दिखानी होगी। तो गाइज इस टाइप से आप लोग फाइल रेडी कीजिए, इतनी चीजें रेडी कीजिए, इतनी चीजों में फाइल लगाकर देखिए, और आप लोगों की काफी स्ट्रांग फाइल ये बन जाएगी और एम्बेसी के सामने एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसके अलावा आप लोग अपने जो एम्प्लॉयर है, यानी कि पोलैंड का जो एम्प्लॉयर है, पोलैंड की जो कंपनी है, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि आप लोग हमेशा एक्टिव रहें, एम्बेसी को अच्छा रिस्पॉन्स दें, जिसकी वजह से आप लोगों के वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें एक लॉजिकल चीज भी है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्क परमिट तो पोलैंड से आ जाता है, फाइल भी आप लोग अच्छे से अच्छी बना के लगा देते हैं, मगर ये सारी चीज यानी कि वीजा देना एम्बेसी के हाथ पे होता है। एम्बेसी के ऑन हैंड होता है कि आप लोगों को वीजा देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। चाहे आप कितनी ही अच्छी फाइल बनाएं, चाहे आप कितनी ही बेकार फाइल बनाएं, ये चीज एम्बेसी के ऑन हैंड है कि वो आप लोगों को वीजा देना चाह रहे हैं या फिर वो आप लोगों को वीजा को रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि पोलैंड का जो वीजा का रेशो है वो बहुत ही कम है, 50-50 है। फाइल आप लोगों को लगा के देखनी होती है, वर्क परमिट आप लोगों को बुला के फाइल लगाकर देखना होता है कि वो लोग आप लोगों को वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कुछ लोग लकी होते हैं जिनको वीजा बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया तो इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को कोई और कंट्री को ट्राई करना है। तो इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी इश्यू आता है फाइल से बनाने से रिलेटेड, वर्क परमिट आ जाने के बाद आपकी फाइल लगाने से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजेंट का नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाय द वे मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी कुछ पोलैंड एंड क्रोएशिया की वैकेंसी है, तो जिन लोगों को कांटेक्ट करना है वो अब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वैकेंसी डाल दी जाएगी, और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो मैं उन्हें भी सारी डिटेल्स में ये क्रोएशिया एंड पोलैंड की वैकेंसीज दे दूंगा, तो वो लोग अपनी फाइल लगवा सकते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना, और वो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और आने वाले टाइम पे मैं नई नई कंट्रीज का काम लाने वाला हूं, जिसकी अपडेट आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।